अच्छा यार, अभी अपन अपना ये वाला टॉपिक शुरू करते हैं। इसके अंदर कैलकुलेशन में आता है कैश बजट। ठीक है। अब कैश बजट बनाने के लिए हमें नॉर्मल सा कैश, मतलब जो कैश बजट है नॉर्मल सा बनाना पड़ता है, जिसमें पहले रिसीवेबल्स आते हैं, फिर पेएबल्स आते हैं, और उसके बाद उसका बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये अपन करेंगे तो उसको सही से समझ आएगा। ये क्वेश्चन हमारा कैश बजट बनाना है ईस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। ठीक है, विशेष टू मेंटेन अ कैश बैलेंस ऑफ 20,000 डिटरमाइंस। ठीक है, मिनिमम कैश बैलेंस उसको 20,000 का बनाना है, मेंटेन रखना है। Determine whether or non-borrowing will be necessary. ठीक है, as of April 30 the firm had a balance of 20,000 in cash। ठीक है, अप्रैल 30 को उनका कैश का बैलेंस कितना था? 20,000 था। मतलब मेंटेन कितना रखना है? 20,000 रुपये। अब ये हमारी एक्चुअल सेल्स है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, फोरकास्ट सेल हमारे कितने? मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है। अच्छा, सर ने हमें क्वेश्चन उसमें बताया था, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में बताया था, ये हमें गिवन किया था कि हमें मई जून और जुलाई, ये सिर्फ जो 3 मंथ्स है ना, इसकी हमें सेल निकालनी है। इसका ठीक है, इसका रीज़न ये है कि हमें कहाँ तक दिया हुआ है? एज ऑफ अप्रैल 30 द फर्म हैड अप्रैल 30 तक हमें कैश बैलेंस दिया हुआ है 20,000 का। तो अप्रैल के बाद का हमें निकालना है। तो अप्रैल के बाद का हमें क्या है? मई जून और जुलाई। ठीक है, मई जून जुलाई हमें वो क्या बोलते हैं, मई जून जुलाई तक हम निकालेंगे, और ये चीज़ क्वेश्चन में भी गिवन होगी। ठीक है, मई जून जुलाई। ठीक है, क्वेश्चन में भी लिखा होता है कि मई जून जुलाई तक आप वो बनाओ, क्या बोलते हैं, कैश बजट बनाओ। तो मई जून जुलाई तक हमें कैश बजट बनाना है। ठीक है, वो क्वेश्चन में भी लिखा होगा, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मई जून जुलाई तक हमें कैश बजट बनाना है। सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे पहले नॉर्मली हमने सबकी सेल्स की। ठीक है, टोटल सेल्स। ठीक है, 60। ठीक है, सबके हमने टोटल सेल्स लिखी जो भी हमें क्वेश्चन में दी थी। मार्च में कितनी थी? मार्च में 60,000 थी, अप्रैल में 60,000 थी, और ये वाले महीने अभी आए नहीं है, तो इसमें हमने फोरकास्ट मतलब अंदाज़ा लगाया कि मई जून जुलाई अगस्त में इतनी सेल होंगी। तो मई में 70, जून में 80 और जुलाई में 100। ठीक है, यही सेल्स है, टोटल सेल्स फिलहाल। ठीक है, ये हमने कॉपी पेस्ट कर दी। ठीक है, अब इसके बाद आता है, अभी हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स क्या लिखी हुई आ रही है कि भाई 50% ऑफ टोटल सेल्स आर ऑफ चेक, 50% बाकी की 50% कैश है, बाकी दी रिमेनिंग 50% विल बी कलेक्टेड इक्वली ड्यूरिंग द 2 मंथ्स। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले बात की जा रही है कि जो 50% है ना, वो तो कैश में हो रही है। ठीक है, जो इसकी मतलब जितनी भी सेल उस महीने हो रही है 50% कैश में हो रही है। उसका मतलब कि अगर 50% कैश में हो रही है तो बाकी 50% जिसमें हो रही होगी क्रेडिट पे हो रही है, मतलब उधार पे सेल हो रही है। आपने किसी को माल दिया, आपने उधार पे दे दिया। मतलब वो जो होते हैं ना हमारे यहाँ, जैसे शॉप भी होती है जिसमें हम उधार पे माल ले रहे होते हैं, कॉपी पे दिखा रहे होते हैं, बाद में दे रहे होते हैं। ठीक है, तो 50% सेल कैश में हो रही है, मतलब उसी टाइम वो लोग पैसे दे रहे हैं और आपसे माल ले रहे हैं, बाकी कुछ आपके हिसाब में लिख रहे हैं, मतलब क्रेडिट पे दे रहे हैं। ठीक है, अब शेड्यूल बनाते हैं। ठीक है, सेल की। अब हमने बात की कि 50% तो कैश पे ही हो रही है। ठीक है, 35,000 40,000 50,000 जो इसकी हो रही थी मई जून जुलाई की। ठीक है, मई जून जुलाई की 35,000 उसी टाइम हो रही थी कैश सेल, 40,000 जून में भी उसी टाइम हो रही थी, 52 की कैश सेल हो रही थी। अब क्रेडिट सेल का क्या सीन है कि उन्होंने बोला कि बाकी जो 50% है जो कि क्रेडिट सेल होगी, वो विल बी कलेक्टेड इक्वली ड्यूरिंग द फॉलोइंग 2 मंथ्स, मतलब उसके अगले 2 महीने में वो वाली वैल्यू कवर होगी। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल बोलूँ कि अगर अप्रैल में 30,000, अगर वो 30,000 क्रेडिट सेल हो रही है। ठीक है, तो वो 30,000 की जो सेल होगी वो मई और जून में कवर अप होगी। समझिए, मई में कवर अप होगी और जून में कवर अप होगी। यहाँ पे भी ये बात लिखी हुई है कि जिस महीने क्रेडिट सेल होगी, द रिमेनिंग 50%, जो बाकी चीज़ें 50% क्रेडिट सेल है, वो इक्वली कलेक्ट होगी अगले 2 महीनों में। मतलब कि अगर जो अप्रैल में जो क्रेडिट सेल हो रही है उसकी कवरेज कब होगी? मई में होगी और जून में होगी। और ये चीज़ अगर मार्च की है तो मार्च की जो क्रेडिट सेल है 30,000, वो अप्रैल में कवर अप हो रही होगी और मई में कवर अप होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने मार्च और अप्रैल का भी डाटा बनाया है। वो इसलिए सेल का अप्रैल का, मार्च और अप्रैल का इसलिए सेल का डाटा बनाया है क्योंकि इसका जो क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट होगी वो मई जून जुलाई तीनों में दिखेगी। अब कैसे दिखेंगी वो बताता हूँ। ठीक है, कैश सेल तो हमारी नॉर्मल याद है। ठीक है, अब क्रेडिट सेल की बात करें तो क्रेडिट सेल मार्च की कितनी है? 30,000। 30,000 फॉलोइंग टू
मंथ्स में आएगी आती आती, तो 15,000 अप्रैल में शो होनी चाहिए, 15,000 मई में, तो 15,000 हमने सिर्फ मई में शो कर दी। ठीक है, तो ठीक है, 15,000 हमने सिर्फ मई में शो कर दी, तो 2 मंथ हो। ठीक है, और इसके बाद अपनी अप्रैल में कितनी है, अप्रैल में भी 30,000 है, तो 15,000 यहाँ शो होगी पहले महीने में और 15,000 दूसरे महीने में शो होगी। ठीक है, इसकी अब अप्रैल की हो गई। अब मई में कितनी क्रेडिट सेल है, 35,000 का आधा कितना होता है, 17,500 जून में आएगी और बाकी 17,500 जुलाई में आएगी। 17,500 पहले महीने जून में आएगी और उसके बाद जो दूसरा महीना है जुलाई में आएगी। ठीक है, 17,500। ठीक है, अब ये भी हो जाए और उसके बाद अपना 17,000 ये हो जाए। मई तक जून की कितनी है, 40,000। 40,000 में से 20,000 जुलाई में आएगी और उसके बाद 20,000 किस में आएगी, अगस्त में। लेकिन अगस्त हमें कोई वो नहीं है, मतलब अगस्त तक हमें बनाना नहीं, जुलाई तक ही बनाना है, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। मतलब कि इस मतलब इन महीने जो भी कैश सेल और क्रेडिट सेल होगी वो हमने निकाल ली और ये हमने टोटल भी कर ली। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सेल्स, जो कि रिसिप्ट होंगी हमारी, ये हमने रिसीवेबल्स हमने निकाल ली जो हमें मिलेंगे उस महीने। ठीक है, अब हमें निकालने पेएबल्स, जो भी मतलब जो भी हमारा कॉस्ट है या जो भी हमें देना है सब कुछ। ठीक है, एक्सपेंसेस वगैरह वो सब अब इसमें लिखेगा। ठीक है, अब उसकी एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर 70% ऑफ सेल, 70% ऑफ सेल्स, 90% ऑफ दिस कॉस्ट इज पेड द फॉलोइंग। अच्छा, सबसे पहले हम निकाल देते हैं कि भाई सी वैल्यू कितनी होगी। वैल्यू है 70% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो हमारी सेल की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 65,000 हमारी सेल्स की वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसे कैलकुलेट भी कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, वो ये हमारी तो शेड्यूल की कलेक्शन की, मतलब कि हमें कितना कलेक्ट हुआ है सेल का। ठीक है, ये नहीं, टोटल सेल हमारी कितनी थी, 70% ऑफ सेल। मतलब सेल का जो 70% वो हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर है, तो उस महीने टोटल सेल्स कितनी हुई थी, इसकी 60,000 हुई थी, इसकी 60 हुई थी, इसकी 70 हुई थी, इसकी 80 हुई थी, इसकी 100। वो तो अलग बात है कि इसमें से हमें कलेक्ट कितना हुआ, कैश कितना आया, उससे अगले महीने उससे क्रेडिट कितने आया और कितना हमें कलेक्ट हुआ वो हमें नहीं पता करना। बस टोटल सेल उस टाइम पे हमारी कितनी हुई थी उस महीने, तो 60 इसमें 70% निकालेगी तो ये है, यानी 42,000। अब हम आगे की एडजस्टमेंट पढ़ते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर है उसका 90% ऑफ द कॉस्ट इज पेड द फॉलोइंग मंथ एंड द रिमेनिंग 10% वन मोर मंथ लेटर। ठीक है, तो उन्होंने ये बात की कि मतलब कि जो भी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर उस महीने हमारा हो रहा है उसका 90% उसी महीने हमें बियर करना पड़ रहा है। ठीक है, 90% और 10 मंथ 2 महीने बाद बियर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें मतलब 10% जैसा 2 महीने बाद बियर करना पड़ा। तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर मार्च की जो भी कॉस्ट है 90% उसकी कॉस्ट उसी महीने बियर हो रही होगी और बाकी जो 10% 2 महीने बाद, मतलब कि मार्च के बाद मई में बियर हो रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखनी है। सबसे पहले 49,000 का हमने 90% ले लिया क्योंकि वो इसी महीने बियर हो रही है। 56,000 का 90% इसी महीने बियर हो रही है। 70,000 का 90% इसी बियर हो रही है। बाकी हम वापसी मार्च पे जाते हैं। मार्च पे 42,000 का 90% तो उसी महीने उसका बियर हो रहा होगा, लेकिन उसका जो 10% है वो 2 महीने बाद, मतलब मई में बियर हो रहा होगा। तो 42,000 का जो 10% हुआ वो 4,200 इस महीने बियर हुआ होगा। अब ये इसका भी 42,000 है, 42,000 जिससे अप्रैल था, जो 42,000 वो भी 2 महीने बाद, मतलब अब जून में बियर हो रहा होगा। ठीक है, तो 4,200 इधर लिख दिया। और बाकी जो मई का 42,000, मई का 49,000 है, 49,000 का 10% 4,900 तब बियर हो रहा होगा जुलाई में। ठीक है, अब इसके बाद जो 56,000 का जो 10% है 5,600 वो अगस्त में बियर हो रहा होगा, लेकिन हमें उसका बनाना नहीं है तो वो हमने छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा ये इसका भी शेड्यूल बन जाए, जैसे हमने सेल का शेड्यूल बनाया था, हमने पेमेंट्स का भी शेड्यूल और कॉस्ट का भी शेड्यूल बना लिया कि भाई ये कॉस्ट हमें बियर करने पड़ेंगे उसी महीने कुछ भी करके। ठीक है, तो ये भी हो जाए। इसके बाद सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस और ये सब है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। सेलिंग जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 10,000 पर मंथ प्लस 10% ऑफ सेल्स। ऑल ऑफ दीज एक्सपेंसेस आर पेड ड्यूरिंग द मंथ, मतलब उसी मंथ में हुए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, 10,000 हमारे फिक्स्ड है। ठीक है, 10,000 तो हमारे फिक्स्ड है। ठीक है, जो लिखा हुआ था कि 10,000 तो प्लस हमारे जो एडमिन एक्सपेंसेस है वो फिक्स्ड है पर मंथ प्लस 10% ऑफ द सेल। ठीक है, और 10% ऑफ द जो सेल है हमारी उसी मंथ की वो हमारे वेरिएबल है, मतलब कि जो 10 जितनी भी सेल हुई है उसका जो हमारा 10% होगा।
ठीक है। तो 70,000 की सेल हुई है, तो उसका जो 10% जितना है 7,000, इसमें 80,000 हुई है 8,000, इसमें 100,000 हुई है, इसमें 10,000। तो ये हमारे वेरिएबल हो गए। फिक्स्ड हमारे इतने हैं, वेरिएबल हमारे इतने हैं, ठीक है। 10% ऑफ सेल उसी मंथ की हमें उसी मंथ से हमें 10% लेनी, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंसेस भी हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अगले स्टेप पर। अब इसके अंदर अपन अगले एडजस्टमेंट देखते हैं क्या, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। सेमी एनुअली इंटरेस्ट पेमेंट, सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, एनुअल का आधा, ठीक है। सेमी एनुअली इंटरेस्ट पेमेंट ऑन 150,000 ऑफ बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग, 12% coupon is paid during July and annual 150,000 sinking fund payment is also made at that time, ठीक है। 150,000 का जो था वो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है। 150,000 की उस पर परसेंट कितना लग रहा है, 12%, तो वो हमने 12% कैलकुलेट कर लिया। लेकिन वो सेमी एनुअली हमें गिवन था ना, तो सेमी एनुअली मतलब आधा, तो 2 डिवाइड बाई 2 भी कर दिया हमने, तो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सिंकिंग फंड्स पेमेंट, ठीक है। सिंकिंग फंड पेमेंट्स हमारी कितनी है, सिंकिंग फंड पेमेंट्स हमारी 50,000 है, वो हमने 50,000 एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं। इसके बाद हमारा आता है डिविडेंड्स। 10,000 डिविडेंड पेमेंट्स विल बी डिक्लेयर्ड एंड मेड इन जुलाई, ठीक है। डिविडेंड्स है जो 10,000 की हमें पेमेंट करनी है डिविडेंड्स की, जो कि जुलाई में करनी है, सिर्फ जुलाई में, ठीक है। तो ये 10,000 किस में आया, सिर्फ जुलाई में। और ये जो ऊपर वाला जो है क्या बोलते हैं, एनुअल है, ये भी सिर्फ जुलाई में हुआ है, ठीक है। पेड ड्यूरिंग जुलाई, ठीक है। और एंड सिंकिंग पेमेंट भी उसी टाइम हुआ था, तो सिर्फ हम जुलाई में लिख रही है। ये मई जून में किसी में भी नहीं लिख रहे, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ जुलाई में हुई, ठीक है। अब इसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। 40,000 हमने इन्वेस्ट किए प्लांट और इक्विपमेंट में, लेकिन वो किसमें किए, जून के महीने में से किए, तो वो 40,000 हमने जून में लिख दिए, ठीक है। अब आती है आखिरी में इनकम टैक्स पेमेंट। इनकम टैक्स हमें पेमेंट देने थे 1,000 की, वो हमने जुलाई में दी, ठीक है। तो वो हमने जुलाई में दी थी, ठीक है। तो इसलिए फिर हमने इन सब का जो हमारा डिसबर्समेंट था, जो हमारा शेड्यूल था, जो कॉस्ट और एक्सपेंसेस उन सबको हमने प्लस किया, तो हमारा आंसर है 59,106,300, 145,300, ठीक है। मई जून जुलाई का। अब हम शेड्यूल बनाना है हमें बैलेंस है, सबसे पहले हमें बनाना है, ठीक है। हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा जो जो उन्होंने हमें बताया था, ठीक है। जे मतलब कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था कि अप्रैल 30 में 20,000 क्लोजिंग बैलेंस, मतलब अप्रैल 30 तक बैलेंस कैश से कितना था, 20,000 था। तो मई के शुरू में भी 20,000 होगा, ठीक है। तो 20,000 ओपनिंग बैलेंस हुआ। कलेक्शन हमारी कितनी हुई है, 65,000 की, ठीक है। मई में कलेक्शन मतलब सेल की कलेक्शन हमें टोटल जो मिली है 65,000 की मिली है, ठीक है। 65,000 की हमें कलेक्शन हुई है, ठीक है। तो 85 मतलब टोटल 85,000 कैश हमारे पास आ जाए। उसके बाद डिसबर्समेंट मतलब कितने कॉस्ट और एक्सपेंडिचर हुए उसमें, कितने हुए थे, 59,000 जो मेरे पास 59,000 है। टोटल रिमेनिंग कितने हुए, 26,000। तो ये बोरोविंग नहीं की हुई है, ठीक है। तो 26,000 हमारा यहाँ पे खत्म, ठीक है। इसके बाद 26,000 के बाद जब हमारा क्लोजिंग बैलेंस मई था 26,000 है, तो ओपनिंग बैलेंस जून का 26,000 हो जाएगा। कलेक्शन वही 72,500 है, ठीक है। 72,500 ये रही, ठीक है। 72,500 हमने निकाली थी, ठीक है। फिर इसके बाद डिसबर्समेंट इतना है, ठीक है। रिमेनिंग इतना बची है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद फिर 7,800 हमारे पास आ जाए। उसके बाद हमारा ये जो बोरोइंग है वो हमारी कितनी है, 27,800। अब 27,800 हमारी बोरोविंग क्यों आई, उसके अंदर सबसे पहले ये वाला हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि भाई डिटरमाइन वेदर और नॉट बोरोविंग विल बी नेसेसरी, मतलब बोरोविंग नेसेसरी है भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि फॉर्म ने विश किया है कि उनको मेंटेन कुछ भी करके 20,000 तक का तो बैलेंस मेंटेन करना ही है। अब यहाँ पे तो ये नेगेटिव जा रहे हैं, यहाँ पे तो 26,000 आ रहा था ना, मतलब 20,000 तो मेंटेन बच रहे थे। यहाँ तो नेगेटिव 7,800 आ रहे हैं, तो 20,000 का मेंटेन रखना कुछ भी करके, तो उन लोगों ने कितने की बोरोविंग ले ली अपने हिसाब से, 27,800 की। उस वक्त हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कुछ भी करके हमें 20,000 तो मेंटेन रखना ही है। तो 27,800 हमें मतलब क्या करना पड़ेगा, इसमें बोरोविंग लेनी पड़ेगी। नॉर्मली जितना भी नेगेटिव बैलेंस आ रहा है उसमें 20,000 प्लस है, तो 7,800 नेगेटिव बैलेंस है, 20,000 प्लस है, तो 27,800 की मतलब हमें बोरोविंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा 20,000 अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, यहाँ ओपनिंग आ जाए 20,000 ये वही हमने जो कलेक्शन की थी, फिर इसके बाद डिस्बर्समेंट यहाँ पे और भी नेगेटिव आ रहे हैं, 37,800 आ रहे हैं। अब इसको भी हमें बैलेंस करने के लिए
और बोरोइंग लेनी पड़ेगी, 57,800 की बोरोइंग लेनी पड़ी ताकि 20,000 तक मिनिमम हमारा कैश बैलेंस वो रहे, ठीक है, बैलेंस रहे, ठीक है, 20,000 हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट रखनी है। चलो, इसके बाद हम आते हैं परफॉर्मा, ये इसके बाद हमारा दूसरा एक क्वेश्चन है परफॉर्म इनकम स्टेटमेंट का, ठीक है, ये रहा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब परफॉर्मेंस इनकम स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, इसके अंदर ये हुआ हुआ है कि एक इनकम स्टेटमेंट हमें दी हुई है और कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई है, तो हम यहाँ पे ये वाली चीज़ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिख दी जो जो चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन में लिखी हुई थी, ठीक है, क्वेश्चन में जो हमें पूरी इनकम स्टेटमेंट दी हुई थी वही हमने कॉपी पेस्ट कर दी, ठीक है। अब हमें देखना है कि भाई इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स दिए हैं। सबसे पहले क्या दिए हुए कि ईयर एंड पे आर एक्सपेक्टेड टू बी 10% हायर देन द 3 बिलियन इन सेल्स जनरेटेड लास्ट ईयर, मतलब जो लास्ट ईयर जो 3 बिलियन थी, इस साल मतलब कि इन लोगों ने ये सोचा है कि जैसे साल खत्म होगा 10% बढ़ जाएगी सेल हमारी, ठीक है। तो ये 100% है, 10% बढ़ जाएगी तो 110% का हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी। या नॉर्मली भी ये एक और तरीका ये भी होता है कि 3,000 था 10% लो और फिर 3,000 में प्लस कर दो, ठीक है। अगर आप 3,000 था 10% लोगी तो 300 आएगा, ठीक है, तो 3,000 प्लस 300 3,300। वेयर एज आप ये भी कर सकते हो कि 3,000 मल्टीप्लाई पे 110% डायरेक्ट कर दो तो 3,300 डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी हो मतलब कि जो ईजी लगे। इसके बाद अपना आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, हमारी कितनी दी हुई थी प्रीवियस ईयर 2450, ठीक है। अब इस साल वो कितनी हो रही है, ठीक है, 80% ऑफ द ईयर एंड से, मतलब कि इसका 80%, 3,300 था 80%, इस ईयर था 80%, तो वो हमारा कितना रहा 2640, ठीक है। तो हमारा ये माइनस करके एबिटा आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा आ रहा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट द सेम रेट एज सेल, मतलब सेल कितने परसेंट से इंक्रीज हुई थी 10% से, तो डेप्रिसिएशन भी मतलब इंक्रीज कितने परसेंट से हो रही है 10% से हो रही है सेम पर रेट से, ठीक है। तो हाँ, मतलब पिछले साल कितनी थी 250 थी, तो इस साल कितनी हो गई है डेप्रिसिएशन 275 हो गई, ठीक है। 250 था 10% लेके हमने प्लस कर दिया 110%, ठीक है, बात हुई है, ठीक है, मतलब 110 प्रीवियस डेप्रिसिएशन था, ठीक है, परसेंट। अब इसके बाद हमारा एबिट आ गया, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट की बात आए तो इंटरेस्ट कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज, मतलब सेम टू सेम रहेगी, तो 125 ही लिख दिया। एबिट आ गया हमारा 260, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, द टैक्स रेट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एट 40%, 40% ही टैक्स रेट रहेगा, तो 260 का 40% कितना होता है 104, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई चीज़ मतलब कोई वो नहीं था, बस नॉर्मल सी एक इनकम स्टेटमेंट थी और कुछ नहीं थी। इसका अगला स्टेप हम करेंगे ना, तो उसमें थोड़ी सी अगला क्वेश्चन करेंगे, उसमें थोड़ा सा वो है डिफ़िकल्टी है। यहाँ तक तो चीज़ें सही है, ठीक है। अच्छा, जब पेपर में क्वेश्चन आया था हमें ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं कि प्रीवियस ईयर कितने थे, प्रोजेक्टेड चेंजेस कितने नहीं, हमें डायरेक्ट प्रोजेक्टेड अमाउंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे जो कि हमें करनी होगी। ये तो अभी इसलिए ऐसे किया ताकि चीज़ें समझ में आए। अब इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये वाला है, ठीक है। ये ये भी तकरीबन चीज़ें सेम है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब इसका जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा ये है, और ये, ठीक है। अब ये चीज़ें करेक्ट कर लेना, ये 2016 यहाँ लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में ये सर ने वो बता दिया था कि एक्चुअली ये 2020 की वो है, ठीक है। ये 2020 की वो क्या बोलते हैं सेल्स और जो भी चीज़ें जो भी नंबर है वो 2020 के हैं, 2016 गलती से लिखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें नोट कर लेना। इसके बाद अभी हमने नॉर्मली वो सारी चीज़ें जहाँ पे जो गिवन है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दी सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले यहाँ सारी चीज़ें यहाँ पे एंड तक हमने कॉपी पेस्ट कर दी। उसके बाद अब हम अपना फोरकास्ट जो हमें 2020 का लग रहा है वो हमने बनाना है, ठीक है। तो फोरकास्टेड हमारा क्या है 2020 से, ये हमें ऊपर दिया, ओके। 2020 की परसेंटेज सारी चीज़ें हमने ये रही यहाँ पे दी, ठीक है। ये यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई 2020, ठीक है। ये फोरकास्ट है कि कितना परसेंट चेंज आ रहा है क्या आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम सेल्स का देते हैं, तो 2020 में जो फोरकास्टेड है सर ने हमें बोला था कि क्वेश्चन में गिवन होगा कि किस ईयर का बनाना है, तो सर ने बोला 2020 का बना दो इसमें, ठीक है। तो 2020 का जो फोरकास्टेड है उसमें सेल ग्रोथ हमें हमने सोच रहे हैं कि कितना परसेंट होगा 10% होगा, ठीक है।
तो 5000 का 10% कितना होता है, 500 होता है, तो कितना होता है 5500 या 110% कर लो, बात एक ही, ठीक है। 5500, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। इसमें भी ये चीज़ें दी हुई थी कि क्या अब कैश कितना है। अब सबसे पहले आ रहा है कैश, तो यहाँ पे कैश आ रहा है, ये रहा कैश कितना है 2% से बराबर, ठीक है। 2% ऑफ कितना सेल्स, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, ये नहीं कर लेना कि कैश पुराना 50 है तो 50 का 2%, नहीं। ये चीज़ें ना गिवन होती है या एडजस्टमेंट्स में यूँ लिखी हुई होती है, या यहाँ पे यूँ ऐसे दी होती है कि कैश कितना, कैश का 2% पर है जिससे सेल्स है अपॉन सेल्स या लिखा हुआ है, तो मतलब सेल था 2%। तो सेल हमारे कितने 5,500 2% कितना 8 लाख, ओ 8 लाख क्या बोला 110, ठीक है। फिर अकाउंट रिसीवेबल पे आ जाता है। अकाउंट रिसीवेबल कितना है 10%। 10% किसका यहाँ पे अकाउंट में लिखा हुआ है सेल्स का, ठीक है। ये कितना आ गया 550, 500, 5500 का 10%, ठीक है। ऐसे ऐसे करके इन्वेंट्रीज नेट पीपीई अकाउंट पेबल अक्टूबल सबका ऐसे निकलेगा, 20% ऐसा 40% सब में सेल्स का ही लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन भी यहाँ पे सबका सेल्स का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख ली, ये चीज़ें हमारी हो गई, ठीक है। अब आती है ऑपरेटिंग इनकम। अब ऑपरेटिंग इनकम के अंदर सी ओ जी एस 78% है सेल्स का, ठीक है। ये भी किया, ठीक है। सी ओ जी एस ना ये रहा, सी ओ जी एस कितना है सेल्स का 78%, ठीक है। वो भी हमने लिख दिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखो डेप्रिसिएशन का है, ये रहा डेप्रिसिएशन है 10%, लेकिन किसका नेट पीपीई का, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे सेल का नहीं है, यहाँ पे नेट पीपीई का 10% है, ठीक है। तो पीपीई हमारा कितना निकला है उस साल 2200 निकला उस साल 10%, 2020, ठीक है। बाकी ये भी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी 10% है सेल का, ठीक है। ये हो गया, ये हमें गिवन ही नहीं है, ना इस साल गिवन है ना उस साल गिवन है, ठीक है। एबिट हमारा, अब हम हमें एबिट निकालना है। एबिट हमारा किससे निकलता है नॉर्मल बस, जैसे जो हमारा सेल है 5500, उसमें से सी ओ जी एस जो हम इनकम स्टेटमेंट में व्यू करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, सी ओ जी एस निकालो, डेप्रिसिएशन माइनस करो, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो सेल्स में से, सेल्स में से सी ओ जी एस और डेप्रिसिएशन वगैरह सब निकाल के हमारा क्या आ जाता है एबिट आ जाता है, ठीक है। अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स 440 आ जाए, ठीक है। अब 440 के बाद हमें निकालना है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेट कैसे आएगा कि वो जो हमारी एबिट निकला ऊपर 440, ठीक है। उस 440 के बाद ब्रैकेट लगाना है 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट हमारा कितना है यार, टैक्स रेट हमारा है उस साल 25%, तो 1 माइनस 25% मतलब 1 माइनस 0.25, ठीक है। और एबिट हमारा कितना है 440, तो 440 यहाँ पर जाए 1 माइनस 0.025 कितना आ जाए, 0.25 कितना आ जाए 0.75, ठीक है। तो 1 माइनस 0.25 कितना आ जाए 0.75, तो यहाँ पर एबिट कितना था 440 मल्टीप्लाई बाई 0.75 हमारा 330 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाए, ठीक है, जिसे हम नोबैट भी बोलते हैं। अब ये भी चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं फ्री कैश फ्लोज, ठीक है। फ्री कैश फ्लोज में हमारा नेट ऑपरेटिंग डब्ल्यू सी नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल हमारा कितना है, ये उस साल 1050, इस साल हमारा कितना है नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल कैसे आता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। करंट एसेट्स हमारा कितना है कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्रीज है, करंट एसेट, ठीक है। नेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमारा नॉन करंट होता है, ये सारे करंट है, सिर्फ ये 3 करंट है और ये 2 करंट लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। नॉन करंट हमें फिलहाल नहीं लेना होता है, ठीक है। तो 110 प्लस 550 प्लस 100 प्लस 1100, ठीक है। और ये लाइबिलिटीज़ है, इनको माइनस करना होगा, -220 -440, ठीक है। तो ये हमारा आ जाए नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल। अब टोटल नेट जब आता है, टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल में क्या आ जाएगा, सिंपल जो वर्किंग कैपिटल है उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की भी जो वैल्यू है ना वो हमें प्लस करनी पड़ेगी 220 ठीक है। तो वो हमने सिंपली बस प्लस कर दी, 3300 हमारी वैल्यू आ गई, जो हमने ऊपर जो एक वैल्यू छोड़ी थी ना नेट पीपी की, वो बस ऑपरेटिंग कैपिटल में प्लस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो हमने प्लस कर दिया, हमारा आंसर कितना आया 3300। तो अब हम आते हैं नॉर्मली, अब हम ये तीसरे स्टेप में आते हैं एफ सी एफ पर। अच्छा यार, अब इसके बाद एफ सी एफ की बारी आती है, ठीक है। अब एफ सी एफ में क्या आता है, एफ सी एफ में सिंपली नोबैट माइनस नेट ऑपरेटिंग कैपिटल, ठीक है। तो हमारा जो नोबैट आया है वो कितना आया इस उस साल, मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 330 आया, 330 माइनस नेट ऑपरेटिंग कैपिटल। अब नेट ऑपरेटिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें
हमें मतलब नेट ऑपरेटिंग कैपिटल ऊपर दिया हुआ, लेकिन हम इसको ही सिर्फ माइनस, इसको माइनस नहीं करेंगे, इसकी डिफरेंस को माइनस करेंगे, मतलब इस साल और पिछले साल के डिफरेंस हो 3,300 माइनस 3050, क्या इसका जो भी डिफरेंस आया था इसमें से 330 को माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आया 80। ठीक है, तो ये हमारा एफ सी एफ आ गया। ठीक है, अब ये चीज़ें ना, अगर आप सोच रहे हो कि ये चीज़ें कैसे मुझे पता चलेंगी, तो ये चीज़ें अगर नॉर्मली भी देखो ना तो उस साल दी हुई थी। ठीक है, ये सब लिखा हुआ था यार, ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ था, सब कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, और आगे जो एस्टिमेटेड इन्वेस्टिंग वैल्यू जो हमें निकाली ना, उसके भी यहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह लिखे हुए थे। ठीक है, तो शायद वहाँ पे भी लिखे हुए थे। ठीक है, अब एस्टिमेटेड इन्वेस्टिंग वैल्यू में टारगेट डब्ल्यू सी सी था तो हमें निकालना है, वो मैंने नीचे निकाला है, ये मैं आपको बताऊँगा कैसे निकाला है। सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो हम निकाल देते हैं, नॉबेट डिवाइड बाय सेल्स। ठीक है, ये तो हमें दे देता 6%, ये हमने इस साल का निकाला है। ठीक है, वो ऊपर बस वैल्यूज देती है नॉबेट की और सेल्स की, डिवाइड करना हमको। ठीक है, करंट सी आर रेशियो में टोटल ऑपरेटिंग कैपिटल डिवाइड बाय सेल्स, टोटल ऑपरेटिंग कैपिटल जो हमारा था डिवाइड बाय सेल्स हमने किया। ठीक है, और आर ओ आई सी में नॉबेट डिवाइड बाय टोटल ऑपरेटिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारी परसेंटेजेस आ गई। ठीक है, अब डब्ल्यू ए सी सी हमें निकालना है। डब्ल्यू ए सी सी निकालने का फॉर्मूला आता है, वो है डब्ल्यू ए सी सी इज इक्वल्स टू weight of debt multiplied by rate of debt, bracket 1 minus tax rate, plus weight of equity multiplied by rate of equity, plus weight of preferred tax multiplied by rate of preferred tax। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें भी हमें ये क्वेश्चन में यूँ ऊपर यहाँ पे गिवन होती है, ये रहा जहाँ पे ये सारी ये चीज़ें गिवन है, इस बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये रहा गिवन है। ठीक है, ये रहा वेट यहाँ पे गिवन है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब रेट यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब ये हमें क्या चाहिए, सबसे पहले वेट किसका चाहिए, डेप्थ का हमें वेट चाहिए, डेप्थ का वेट चाहिए और रेट भी डेप्थ का चाहिए। ठीक है, तो वेट चाहिए डेप्थ का। डेप्थ हमारा कौन सा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों, तो हम दोनों लेंगे। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट टर्म लेते हैं। शॉर्ट टर्म कितना है 2020 में, 4% शॉर्ट टर्म वो है, वेट है, और उसका रेट कितना है 8%। ठीक है, तो 4% हमने वेट है, 8% हमारा रेट है, 1 माइनस टैक्स रेट हमारा 0.25% था। ठीक है, ये रहा टैक्स रेट हमारा 25% है। ठीक है, 1 माइनस 0.25। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके बाद हमारा प्लस करके हमने वापसी, शॉर्ट टर्म हमारा, जब हम लॉन्ग टर्म भी लेंगे तो लॉन्ग टर्म का हमारा वेट कितना है 20%, और रेट हमारा कितना है 10%। ठीक है, तो 20% और 10% और वही 1 माइनस 0.25, क्योंकि जब भी वेट उसकी डेप की बात आएगी ना तो 1 माइनस टी भी होगा। ठीक है, उसके बाद जब ये चीज़ खत्म हो जाएगी, इसके बाद हमारा आएगा वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इक्विटी। ठीक है, इक्विटी कहाँ है हमारी, इक्विटी मतलब हमारा कॉमन स्टॉक, जिसको हम नॉर्मल वे में, जिसका सिनोनियम भी कॉमन स्टॉक होता है, वो कितने 74% वेट है और 13% हमारा रेट है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, 74% मल्टीप्लाई 13%, इसमें 1 माइनस टी नहीं होता। ठीक है, फिर हमारा प्रिफर्ड था, प्रिफर्ड स्टॉक का हमारा कितना है, वेट 2% है, और यहाँ कितना है, कहाँ जाइएगा 7%। ठीक है, तो 2% मल्टीप्लाई 7%, अब इन सब तो वो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.115 आया था, जो जो है 11.5%, तो 11.5% हमने डब्ल्यू सी सी निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये वाली चीज़ खत्म होती है, कैश बजटिंग। ठीक है, ये वाला हमारा एक तरीके से इस चैप्टर में जो कैलकुलेशन थी फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग जो सर ने करवाई थी वो हमारी हो गई। ठीक है।